नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। शासन के निर्देश पर पुलिस लाइन परिसर में बुधवार की शाम सिविल डिफेंस की संयुक्त टीम द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनमानस ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को आपात स्थिति में क्या करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल में लोगों को बताया गया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मॉक ड्रिल की जा रही है। ऐसे में सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर दुश्मन देश आक्रमण करता है तो हमें किस प्रकार अपना बचाव करना है। अगर बमबारी या फिर किसी तरह से गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो उस पर किस प्रकार काबू पाया जाए इसके बारे में बताया गया। वहीं अगर कहीं बमबारी होती है तो किस प्रकार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए इसका रिहर्सल किया गया। साथ ही यह भी बताया कि इस विषम परिस्थिति में हमें किस प्रकार अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। साथ ही यह बताया गया कि इस दौरान उन्हें क्या नहीं करना है। इस मौके पर मंडलायुक्त विवेक, DIG सुनील कुमार सिंह, प्रभारी DM परीक्षित खटाना, SP सिटी शैलेंद्र लाल, SP ग्रामीण चिराग जैन, CO सिटी गौरव शर्मा आदि उपस्थित थे। मॉक ड्रिल में बताया गया कि आपात स्थिति में सभी लाइटें और बिजली के उपकरण तुरंत बंद करें। इन्वर्टर और जनरेटर बंद करें ताकि बाहरी रोशनी समाप्त हो सके। खिड़कियों व दरवाजे के पर्दे बंद करें ताकि रोशनी बाहर न दिखे। वाहन चला रहे हो तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें। हेडलाइट व इंडिकेटर बंद कर दें। सभी सदस्यों को एक जगह सुरक्षित रखें। रेडियो, मोबाइल या अन्य निर्देशों के माध्यम से सरकारी निर्देश सुनते रहे। पड़ोसियों को भी सतर्क करें, विशेषकर अकेले रहने वाले लोगों को। जरूरी दवाइयां और टॉर्च आदि सामान पहले से तैयार रखें। मॉक ड्रिल के दौरान क्या न करें इसकी भी जानकारी दी गई। बताया गया कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी न जलाएं। बाहर निकलकर सड़क पर घूमना या फिर शोर मचाना मना है। वाहन चालू रखना या फिर उसकी लाइट जलाना मना है। अफवाहें फैलाना या भ्रामक जानकारी शेयर ना करें। बिना आवश्यक कारण के फोन करना, आपात सेवाओं की लाइन व्यस्त न करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूना या उठाना मना है। सामूहिक रूप से इकट्ठा होना या भीड़ लगाने की मनाही है। सरकारी निर्देशों की अनदेखी नहीं करना है। देखिए अभी एक्सटिंग्विशर से नहीं, पहले कंबल से, गीले कंबल से। एम्बुलेंस हटाएं जिससे जल्दी से जल्दी देख सकें लोग बाग, और मीडिया बंधु भी साइड में हो जाए जिससे लोग बाग देख सकें। देखिए इस तरह से कितनी आसानी से आपको मिला सकता है सिलेंडर की। हम लोग देखिए बुझ गई आग। एम्बुलेंस की गाड़ियां थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि आक्रमण हो गया है और आक्रमण के दौरान
न्यूमेटिक बैग के माध्यम से हम आराम से 30 टन तक का कोई वेट है उसको हटा सकते हैं। और ये अगर बहुत चिपका हुआ भी है, 2-3 इंच का गैप है, उसमें न्यूमेटिक बैग को सुभाष उधर से निकाल देंगे उसको और इधर से घुस जाएंगे इलेक्ट्रिकल सर। ये पीछे रिंच है, गाड़ी को खींचना है, उठाना है, ये क्रेन भी है, हाइड्रोलिक क्रेन है। ये जैक सेंसर यहाँ बैठे सीधे 4 ये सेट है, ये फोल्ड जैसे ही बैठेगा सीधे अपने ट्यूब पे डाउन कीजिए इसको और सीधे फायरवॉल पे जाकर आप काम कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि आज पूरे प्रदेश के सभी जनपदों मॉक ड्रिल किया गया है। इसी क्रम में पुलिस लाइन में भी आयोजन हुआ। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एनसीसी कैडेट्स आदि शामिल हुए। लोगों को बताया गया कि इमरजेंसी सायरन बजने के बाद किस प्रकार सब लोग अपनी सुरक्षा करें। घर में आग लगी की घटना हो, सिलेंडर में आग लग जाए तो उस पर कैसे काबू पाएं, इसकी जानकारी दी गई। एनसीसी कैडेट्स को भी बताया गया कि इमरजेंसी में किस प्रकार लोगों की मदद करनी है। एयर स्ट्राइक के दौरान हमें घर के किस हिस्से में शरण लेनी है, इन सब की जानकारी दी गई। देखिए, आप सभी को जानकारी है, आज पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एयर स्ट्राइक होने पर किस तरह की इमरजेंसी क्रिएट होती है और क्या क्या प्रिकॉशंस सभी को लेने होते हैं, इसी के बारे में आज यहाँ पे पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी फायर सर्विस की जो टीमें हैं उनके द्वारा, इसके अलावा जो सीएमओ साहब की जो टीम है, मेडिकल जो टीम है वो, और पुलिस लाइन का जो स्टाफ क्यूआरटी, इन सभी के द्वारा, इसके अलावा जो हमारे एनसीसी स्काउट्स और जो आमजन है उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया था, जिससे कि उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके, उनको बताया जा सके। तो इस तरीके से एक डिटेल में यहाँ पे आज कार्रवाई हुई थी। और सायरन का यूज कैसे होता है, सायरन की आवाज़ कैसे आती है, किस तरीके से जो पैनिक सायरन है वो बजाया जाता है, उसके बाद में क्या ड्रिल अडॉप्ट की जाती है, ये सारी चीज़ों को करते हुए आज पहले यहाँ पे सायरन बजाया गया, उसके बाद फिर उसके जो इमरजेंसी है उसको शो करते हुए, और पहले फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई थी। इसके अलावा अगर कहीं इस तरह की जो घटना होती है तो उसमें कोई बिल्डिंग में आदमी फंस जाता है तो उसको कैसे कैजुअलिटी है उसको वहाँ से निकाल के और उसको कैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, इसकी जांच पर वो कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में घरों में आग जलने की जो घटना हो जाती है तो उस पर किस तरीके से उसको आग बुझाई जाती है, चाहे वो गैस सिलेंडर की आग हो, चाहे वो पेट्रोल की आग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की आग हो, तो उसको बुझाने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे फायर सर्विस वाले हमारे जो स्टाफ है उनके द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा जो शासन के द्वारा जो 18 रेंजों में जो इमरजेंसी के लिए जो मल्टी जो व्हीकल है वो प्रोवाइड कराया गया, तो उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सभी का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और उनके बारे में सबको जानकारी भी दी गई। और यूपी 112 की जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे वो फर्स्ट एड बॉक्स उनके पास में होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, सीसीटीवी कैमरे उनके पास में है, तो इन सभी का एक पूरा एक यहाँ पे किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो हमारा ड्रोन कैमरा है उसका इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या कैसे उसका हम यूज करेंगे, इसकी भी हम लोगों ने आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो ये पूरी जो मॉक ड्रिल थी, ये कभी भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हमारी जो प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कोई घायल लोग हैं उनको कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए ले जाना है, कैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत मतलब तैयारी करने के साथ में ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई थी। और इसमें आदरणीय डीआईजी महोदय, कमिश्नर साहब और प्रभारी जो डीएम साहब है वो भी यहाँ पे आए थे और आकर सभी लोगों ने यहाँ पे देखा। और एनसीसी के जो हमारे बच्चे हैं, स्काउट्स के हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे ट्रेन किया गया कि ज़रूरत पड़ने पर ये लोग कैसे सिविल डिफेंस के तौर पे सभी लोग जो काम करेंगे। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी हमारी पुलिस लाइन की महिलाएं, कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पे आए हैं, कि उन लोगों को बताया कि घरों में किस तरीके से जो ब्लैकआउट है वो कैसे करना होता है, उसका मेजर्स क्या है। इसके अलावा जो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, अपने विंडोज़ को कैसे बंद करना है, अगर आगजनी होती है या कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो जैसे धुआं निकलता है उसको अपने आप को कैसे सेव करना है। बिल्डिंग में यदि कहीं पे कहीं एक्सप्लोजन होता है तो बिल्डिंग में किस तरीके से आप लोगों को कौन सा जो हिस्सा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे आप छुप के और मतलब अपनी जान बचा सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे जब रेस्क्यू टीम आती है तो रेस्क्यू टीम को किस तरीके से एसओएस जो सिग्नल है वो देना होता है। इस तरीके से सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब बड़े विस्तार से सभी को समझाया गया और एक अभ्यास किया गया जो कि बहुत ही अच्छा रहा।
सर आज ब्लैकआउट भी होना है रात में 9:30 से 9:45 तक। उसके लिए भी सबको ब्रीफ किया गया है और सभी को मतलब सब लोगों को आज दिन में मैसेज भी किया गया है। सभी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं सभी को उनसे बातचीत भी की गई है। तो 9:30 से लेके और 9:45 मतलब 9:30 से लेके 9:45 के बीच में एक ब्लैकआउट का अभ्यास भी पूरे जो जिला मुख्यालय है यहाँ पे कराया जाएगा। और उसमें सभी से यही अनुरोध है कि उस समय किसी प्रकार का कोई पैनिक ना क्रिएट करें। अपने घरों की जो बत्तियाँ जो बहुत ज़रूरी नहीं है उन सभी को बंद कर दें। विशेष तौर से जो बाहर जो जली रहती हैं पर्दे अपने बंद कर लें, खिड़कियाँ अपनी बंद कर लें। और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कहीं पे इंटरप्ट ना हो इसके लिए भी बता दिया गया सब लोगों को कि उनके बाहर की लाइटें सिर्फ बंद करें। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है हॉस्पिटल्स हैं और अन्य कहीं जो इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं तो उस पर कहीं पे किसी प्रकार का इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। लेकिन बाकी जो रोड लाइट्स हैं, घरों के बाहर की जो लाइट्स हैं और जो भी इस तरह की जो लाइट है उन सबको बंद करना है, जिससे कि एक हम लोगों को इसका भी अभ्यास हो सके कि ब्लैकआउट करना है तो कैसा रहेगा। और उसकी हम ड्रोन कैमरा के माध्यम से फोटोग्राफी भी कराएंगे, जिससे कि ऊपर से कैसा दिखता है और एयर स्ट्राइक होती है तो उसका क्या बेनिफिट होता है अगर ब्लैकआउट करने का। इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई एवं विभाग के नवनिर्मित बहुमंजिला भवन के साथ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उन्होंने ग्राउंड जीरो विजिट के सिद्धांत पर चलते हुए विकास कार्यों की प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उनके द्वारा शारदा सहायक खंड 23 एवं खंड 32 के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। खंड 23 का भवन 4 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। वहीं खंड 32 का भवन भी 4 करोड़ से ऊपर की लागत से निर्मित हुआ है। मंत्री महोदय ने कहा कि इन भवनों के निर्माण से विभागीय कार्यों के संचालन में और अधिक सुविधा और गति आएगी, जिससे आजमगढ़ जनपद को तकनीकी और प्रशासनिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरयू नदी से बाढ़ सुरक्षा के लिए जनपद आजमगढ़ में जल शक्ति विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। कुल 8 अदद तटबंध जो कि 75.800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं का निर्माण कराया गया है। इन तटबंधों से 42,732 हेक्टेयर कृषि भूमि और 66,687 जनसंख्या की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यह कार्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जल संचयन और वर्षा जल संग्रहण के क्षेत्र में भी आजमगढ़ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जनपद में कुल 795 तालाब चिन्हित हैं, जिनमें से 597 तालाबों को 6 मई 2025 तक भरवा दिया गया है। यह कार्य जल संरक्षण की दिशा में एक सशक्त पहल है, जिससे भूगर्भ जल स्तर के संतुलन में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा भी सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ में जल शक्ति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 10 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिनकी कुल लागत 2021 लाख रुपए से अधिक है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 14 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लागत 8,039 लाख रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं में जल संसाधन विकास, नहरों की मरम्मत, पंप हाउस उन्नयन, जल निकासी तंत्र सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता वृद्धि जैसे कार्य सम्मिलित है। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी किया। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को समय पर और स्थायी जल की सुविधा मिले। उन्होंने निर्देश दिया कि बरसात से पहले सभी तटबंधों, नहरों, जलाशयों और ड्रेनेज की स्थिति दुरुस्त कर ली जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी परियोजनाएं स्वीकृत हैं, उन्हें समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से कहा कि वे केवल दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें, ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, सिंचाई विभाग के अधिकारीगण एवं संबंधित अधिकारी तथा अन्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने एक तो बाढ़ की हमारी जितनी भी परियोजनाएं हैं पिछले 8 वर्षों से आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 से लगभग बाढ़ की परियोजनाओं में 8 सालों में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास खर्च है। हम लोग लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षित, इसी तरह भयंकर बाढ़ आया और समय से हम लोग परियोजना पूर्ण करते हैं। पिछले बार भी जुलाई में बाढ़ आ गया था प्रथम सप्ताह में, तो ये लक्ष्य रहता है कि जून तक हम लोग परियोजनाएं पूर्ण कर लें, खतरे यानी संकट के ऊपर हमारी परियोजना सभी पूर्ण हो जाए। इसलिए आज उस परियोजना की मॉनिटरिंग भी करना था पहले से और जो कार्यालय उद्घाटन हुआ, तो सिंचाई के लिए भी आजमगढ़ बहुत दूर पड़ जाता है, जहाँ से पानी आता है 500-600 किलोमीटर चलकर यहाँ तक पानी आता है। तो पानी का भूजल स्तर भी ठीक रहे, टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी परियोजना हमारी जितने आदत है वह सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाए, जिसके कारण आम जन को उसका लाभ मिले, खेती भी और जन हानि भी न हो। इसीलिए आज यहाँ पर मैं आया था। सर, दीवारा में क्या स्थिति है जो वहाँ से बाढ़ से निपटने के लिए हर साल वहाँ आती है, बाढ़ आती है? लगभग यहाँ पर सभी जितने भी आप पूर्वांचल विशेष रूप से रहता है, हमारा गोरखपुर मंडल हो चाहे आजमगढ़ मंडल, जब सरयू हमारी और गंगा एक साथ जाती है तो थोड़ा बलिया में ज़्यादा संकट खड़ा हो जाता है, दोनों पानी एक साथ मिलता है। कभी में गंगा जी की बाढ़ आ गया तो निकल गया बिहार की तरफ और फिर बाद में सरयू में आता है तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन दोनों एक साथ आता है, एक साथ पानी पहुँचता है तो संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि 30-40 लाख तक क्यूसिक पानी कभी हो जाता है, 20 लाख। तो ये गंडक में इस बार भी 6 लाख क्यूसिक पानी निकाला। क्षमता नदियों का अपना रहता है, कुछ नदियों का कुछ का 2.5 लाख रहता है, कोई 45,000 रहता है, तो ये सब निकलता है। तो मैं पूरी बाढ़ किसी प्रकार के लोगों को डैमेज ना हो, जनहानि ना हो, इसके लिए इमरजेंसी भी हमारी व्यवस्था रहती है और बाढ़ के समय 24 घंटा सतर्क और मटेरियल भी पहले से एकत्रित कर लेते हैं। ऐसे कहीं संकट आता है और जो भी हमारी परियोजना है उसको मैं पूर्ण करता हूँ। पहलगाम हमले में भारत के द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही के बाबत कहा कि भारत ने आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी जी के आने के बाद से परिदृश्य बदल गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। समूचा देश प्रधानमंत्री के साथ है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार देश के बारे में लोग सोचते थे पहले 14 के पहले, यानी तिरंगा झंडा नहीं फहरेगा, भारत माता की जय नहीं होगी, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और एक शांति का माहौल था श्रीनगर, धारा 370 धारा हटने के बाद एक शांति का था। कश्मीरी भी खुश थे और कश्मीर के लोग भी, और शांति से चल रहा था, व्यापार दुकान सभी का शांति से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है मानने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर सब लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहता है और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार का जिस प्रकार आज रात में स्ट्राइक हुआ है आदरणीय मोदी जी की ये देख रेख, क्योंकि जब एक घटना घटित होती है तो आदरणीय मोदी जी को नींद नहीं आती। एक व्यक्ति का, एक महिला का सिंदूर उजड़ता है तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा और इस प्रकार चोरी छुप के आकर हत्या करना, मारना, ये बर्दाश्त नहीं होता। आज की रात की सेना ने जिस प्रकार कार्रवाई किया है, पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है और दुनिया के भी लोग सेना के साथ खड़े हैं और सभी लोग पक्ष में खड़े हैं कि आतंकवादियों को इसी तरह समाप्त करना चाहिए। और आज पूरा दुनिया में आदरणीय मोदी जी के साथ है, सरकार भी है और देश के सभी जन, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, यानी कश्मीरी पहली बार आप देखे होंगे बयान भी सभी मुसलमान, चाहे वहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कोई रहा हो, यानी सभी लोग, चाहे मौलवी हों चाहे मुल्ला, हर एक का बयान मतलब देश के पक्ष में आया सभी का। और
इस घटना से सभी दुखी थे। आज जाकर उस गौरव को लगता है, लोगों के मन में था कि आदरणीय मोदी जी जरूर बदलेंगे, और वो बदला आज लिया। इसलिए आप सब भी के माध्यम से सभी लोग रहना चाहिए, सभी लोगों को तैयार भी रहना चाहिए और एकजुट होकर देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े रहना चाहिए। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना एवं प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों, पुलिस विभाग, सिविल सोसाइटी, व्यापार संगठन के साथ बैठक की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बुधवार की रात्रि 9:30 से 9:45 तक होने वाले मॉक ड्रिल के संबंध में सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने माध्यम से जनपद के शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ब्लैकआउट के मॉक ड्रिल के समय शासन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताएं कि यह सिर्फ मॉक ड्रिल है, इससे घबराएं नहीं और न ही सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक खबरों, अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जो खबर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाए, उन्हीं खबरों पर विश्वास करें। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं चालू रखें तथा बाहर की लाइट बंद रखें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि अपने अपने संसाधनों से शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें कि ब्लैकआउट समय क्या करना है। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, बीट सिपाही के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने सिविल सोसाइटी, व्यापारी संगठनों से अनुरोध किया कि अपने संगठन के माध्यम से अन्य व्यापारियों एवं आम जनमानस को ब्लैकआउट के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि पेट्रोल पंप, राशन की दुकानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय कराते हुए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के समस्त स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षित कराएं, जिससे कि वे अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट के समय रात्रि में घर के बाहर की लाइट बंद रखें एवं बहुत ही आवश्यक होने पर घर की अंदर हल्की रोशनी की लाइट जलाएं तथा खिड़कियों एवं दरवाजों पर पर्दा अवश्य लगाएं, जिससे कमरे की रोशनी बाहर न जाने पाए। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपने अपने विभागों के माध्यम से ब्लैकआउट के समय क्या करना है, कैसे प्रतिक्रिया अपनानी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, कर्नल द्वारा ब्लैकआउट के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, समस्त एसडीएम, सिविल सोसाइटी एवं व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। हाल ही में आजमगढ़ की सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जन सुनवाई के समय मोबाइल पर सोशल मीडिया रील्स देखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और आलोचना को जन्म दिया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब फरियादी अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे, तब कुछ कर्मचारी मोबाइल में व्यस्त थे और रील्स देख रहे थे। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। इस मामले पर एसडीएम सुनील धनवंता ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। यह घटना सरकारी कार्यालयों में
कार्य संस्कृति और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं इस जिम्मेदारी की अनदेखी को दर्शाती हैं। तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जब जन सुनवाई की जा रही थी तो कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा, मीडिया साथियों के द्वारा मेरे वीडियो संज्ञान में लाई गई, जिसमें कुछ कर्मचारी लोग रील देखते पाए गए हैं। उनका चिन्हांकन कर लिया गया है और उनके विभाग को उनकी कार्रवाई के लिए आख्या प्रस्तुत की जाए। इसके पूर्व भी ना हो तो क्या इसके लिए सख्त निर्देश सबको दे दिए गए। पहले भी से निर्देश दिए गए कि यहाँ पर आएंगे तो तत्काल कार्रवाई करेंगे, कोई भी फालतू काम नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसका उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई बनती है, उनके विभाग को हम कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। बुधवार को शहर के एक निजी हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सोशल मीडिया के माध्यम से महिला शिक्षक संघ में उत्पन्न विवाद में दूसरे पक्ष ने जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य द्वारा प्रेस के माध्यम से जो भी आरोप लगाए गए थे उसे मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय ने सिरे से नकार दिया। प्रेस वार्ता के दौरान मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय ने इस बात पर जोर दिया कि स्वयं के द्वारा अपने सहयोगी एवं जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य व उनके परिवार के ऊपर एक शब्द भी गलत बयानबाजी और कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई। यह सही है कि सोशल मीडिया पर कॉमन मित्रों द्वारा पहलगाम की घटना को लेकर उत्पन्न माहौल में राष्ट्रीय पक्ष एवं सैन्य सुरक्षा तथा सरकार के प्रति भरपूर समर्थन दिखाया गया एवं दूसरी तरफ से सरकार की आलोचना एवं सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के कार्य की आलोचना की गई। विवाद का मुख्य बिंदु यहीं से आरंभ हुआ। इसी बीच शिखा मौर्य की छोटी बहन स्वप्नील मौर्य उर्फ सपना, भाई अरुण मौर्य एवं भाभी कंचनलता मौर्य द्वारा शिवम झा से मैसेंजर में की गई बातचीत को स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी फेसबुक आईडी पर मेरे व्यक्तिगत निजी तस्वीरों के साथ अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट शेयर की गई, जिसमें मेरा चरित्र हनन किया गया एवं मेरे परिवार को बदनाम किया गया। फर्जी मुकदमा दर्ज करा फंसाने की बात की गई। शिखा मौर्य के भाई अरुण मौर्य के द्वारा 3 मई दिन शनिवार को सुबह फेसबुक मैसेंजर में आकर जान से मारने की धमकी व एसिड अटैक करवाने तथा अन्य प्रकार की भद्दी गालियां देने का कुकृत्य किया गया, जिससे मैं आहत हो गई और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। जैसे ही एफआईआर की जानकारी शिखा मौर्य व उनके परिवार को मिली, इन लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी से सारे विवादित कंटेंट डिलीट कर दिया, जहां तक उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मैं जातिगत मानसिकता से कार्य करती हूं। इसे मैं सिरे से नकारती हूं। साथ ही बताती चलूं कि जनपद कुशीनगर में प्रथम नियुक्ति के दौरान मैंने अपने विद्यालय में सबसे अछूत एवं दुर्बल अशिक्षित मुसहर बस्ती के परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कार्य किया है। 250 से अधिक मुसहर बस्ती के बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराकर उन्हें शिक्षित करने का कार्य किया। विद्यालय का स्तर जनपद कुशीनगर में प्रथम स्थान पर ला दिया। इस बात की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसी के साथ यह अवगत कराना है कि शिक्षक दायित्व निर्वहन करने के साथ अपराजिता सेवा संस्थान के माध्यम से रक्तदान शिविर कराकर सैकड़ों लोगों को जीवनदान दिलाने में भूमिका निभाई है। आजमगढ़ जनपद में टॉपर बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। पर्यावरण के क्षेत्र में हजारों पेड़ पौधे लगाकर अपनी मानवीय भूमिका को स्थापित किया है। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के क्रम में लगातार काम कर रही हूँ। इन सभी कार्यों को लेकर कई संगठनों एवं सरकारी कार्यक्रमों में प्रशस्ति पत्र देकर मुझे सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद शिखा की मदद की है, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, वह मेरी मित्र है। जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, उन्होंने कमेंट किया। वार्ता बुलाने का सर यही है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियां हैं। मैं चाहती हूं कि मैं अपनी चीज़ों को वहां पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकूं
और आप लोग भी इससे परिचित हैं। मैं चाहती हूँ आप प्रश्न करें, जो भी प्रश्न आपके मन में है वो प्रश्न करें, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जैसे एक कहा यह जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक संघ की जो लड़ाई है, आप मंडल अध्यक्ष हैं और शिखा जी जो है जिला अध्यक्ष हैं, क्या उसको लेके कुछ लड़ाई का कारण है या सोशल मीडिया पे दोनों तरफ के लोगों की तरफ से जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई उसको लेकर लड़ाई है? सर, राजनीतिक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला शिक्षक संघ में मैं मंडल अध्यक्ष के पद पे हूँ और शिखा जिला अध्यक्ष हैं। शिखा मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और हम सबकी सहमति से वो जिला अध्यक्ष हैं, हम और उन लोगों की सहमति से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। तो घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मुझे नहीं पता ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। 30 तारीख को मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं लखनऊ में थी और जब मैं सुबह में उठी तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे मतलब व्हाट्सएप पे आए हुए थे। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें क्या हुई। मेरे फ़ोटो के साथ काफ़ी गंदे और बहुत ही भद्दे अश्लील टाइप के कमेंट किए गए थे। ये चीज़ 1-2 दिन पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, तब शिखा, मैंने पता लगा कि कौन ऐसा कर रहा है, तो पता चला कि शिखा की छोटी सिस्टर हैं स्वप्निल मौर्य। मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन ये पता किया तो बताया कि स्वप्निल मौर्य हैं। वो उनकी किसी से गाली गलौज का जो भी होगा मुझे नहीं मतलब है, लेकिन उसमें मेरी फ़ोटोज़, मेरी वीडियोस लगा करके उन्होंने अपने पेज पे पेस्ट किया हुआ था और मैं अनफ्रेंड थी तो मेरे पे कभी शो नहीं करता था। फिर मैंने शिखा जी से बात किया, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों आप लोग ऐसा कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो आराधना राय हैं जो कि मुझ पे कमेंट करती हैं, तो वो उसका प्रकरण है, आप इस प्रकरण में कहीं भी नहीं हैं। मैंने कहा, मैं निश्चिंत हो गई सर, मुझे नहीं पता था कि आराधना राय, एक्चुअली आराधना राय कोरोना टाइम में मैंने वर्क किया है, तो आराधना राय तब मुझसे जुड़ी थी, लेकिन तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हम लोगों में आपसे मतभेद हुआ और आराधना राय ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हम लोग टच में नहीं थे क्योंकि आराधना राय ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या लिख रही हैं या उनके कमेंट्स क्या हैं। आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कमेंट्स करती होंगी, तो मुझे दिखता नहीं था। मैं निश्चिंत थी कि चलो अब इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो मैं शिखा के सारे मैसेजेस आपको दिखा दूँगी, लेकिन 30 की रात को जब मुझे सारे मैसेजेस आए तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी फ़ोटो के साथ इस तरह से अश्लीलता की जा रही है। सर, मैं बहुत टाइम से सोशल वर्क कर रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किस नेचर की हूँ। मैडम, कहा जा रहा है कि आपने एक अश्लील कमेंट के समर्थन में उस पर लाइक किया जिसकी वजह से विवाद बढ़ा। सर, मैं उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन अब अगर कंटिन्यूटी टूटेगी तो शायद मैं अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाऊँगी। तो सर, मैं बहुत घबरा गई। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मेरे समर्थन में हैं, मेरे समाज सेवा के कार्यों को पसंद करते हैं, तो मैंने IG सर से बात किया। सुभाष दुबे सर लखनऊ में थे, मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा, सर, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे खुद के लिए अब मदद मांगनी पड़ेगी। मैं लोगों की मदद करती हूँ, खुद को बहुत सक्षम समझती हूँ, कभी किसी विवाद में नहीं पड़ती, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि मेरे लिए इस तरह से अश्लील कमेंट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप एक साइबर में रिपोर्ट कर दीजिएगा। मैं वापस आजमगढ़ आई, मैंने जाकर DIG सर से बात किया। सर, ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार था, मुझे नहीं पता था कैसे FIR करते हैं, कैसे साइबर में जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं। 2 दिन में बहुत तनाव मेरे बहरहाल किसी तरह से ये। और सर, इसके पहले IG सर से बात करने के बाद मैंने विवेक पांडे जी हैं जो कि शिखा के साथ में हैं, मैंने देखा है, उनसे बात किया कि प्लीज़ तुम लोग ये सब चीज़ें हटा दो, मैं नहीं इन सब मामलों में पढ़ना चाहती हूँ। नीरज सिंह होंगे, मैंने उनसे भी बात किया कि प्लीज़ भैया आप लोग देखो, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ, मैं ऐसी सर नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया के विवाद से आप शहर में पता करिएगा, मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ, हर व्यक्ति की मदद करती हूँ। यहाँ तक कि शिखा की मैं बात कर रही हूँ, शिखा का विवाद हो गया था महिला शिक्षक संघ में, प्रदेश से उनसे 25,000 रुपये मांगे जा रहे थे, सबको पता है। वो पैसे नहीं दे रही थी, उनके पास पैसे थे या नहीं थे या जो भी उनका समस्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत बदतमीजियाँ की जा रही थी। सर, मेरा उसमें कहीं कोई इनरोलमेंट नहीं था, फिर भी मैंने अपने अकाउंट से 25,000 रुपये सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि मैं शिखा को जानती थी, मैं उनके लिए बदतमीजियाँ नहीं सुन सकती थी, उनको गालियाँ दी जा रही थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इतने लोगों की खुद मदद करती हूँ, आगे से आगे सबके लिए खड़ी रहती हूँ, और इस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो मैं एकदम से घबरा गई। फिर नहीं कुछ समझ में आया तो फिर मैंने FIR करवाया। इसके अलावा क्या राजनीतिक है, क्या चीज़ें हैं, वो मुझे नहीं पता। अभी जो मैंने पिछले दिनों में बयान सुना है शिखा जी का,
शिखा जी, मुझे विश्वास नहीं कि शिखा जी मेरे सामने आएंगे तो कहेंगे कि मेरी उनसे कोई वैचारिक मतभेद है। कभी हमारा कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहा है। मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, उनका भी मेरे साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस इस मामले में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी और उनकी म्यूचुअल फ्रेंड है शालिनी राय, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। शालिनी राय से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे सब एक हम लोग एक सम्भ्रांत परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को बाहर निकल के काम करने के लिए कितना फेस करना पड़ता है, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है कि हमें काम करना है। और इस तरह से बस दो टके के टाइप की मतलब क्या है कि कौन कौन लोग गाली दे रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, आप मेरी इमेज को ख़राब कर रहे हो। ये कितनी ख़राब चीज़ है, कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है, हमारी पूरी लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। मैंने हर संभव कोशिश की कि ये चीज़ें बंद हो जाए, लेकिन नहीं बंद हुई तो फिर मुझे FIR कराना पड़ा। कल मुझे किसी ने वीडियो, मैं तो सोशल मीडिया से एकदम दूर हूँ, मुझे मोबाइल भी नहीं दी जा रही है, लेकिन लोगों ने बताया कि शिखा जी ने कहा कि वो जातिवाद कर रही हैं। सर, मैं जातिवाद पे मैं ज़रूर एक बार बात करना चाहूँगी। मैंने सोशल वर्क या अपनी जॉब की शुरुआत कुशीनगर से किया था। मुसर बस्ती में मैंने काम किया, मेरा बंद विद्यालय था। मैंने 270 बच्चों का एडमिशन वहाँ पे मुसर बच्चों को ढूंढ के किया, उनके घर जाना, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, सब कुछ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ, अर्जुन बच्चे हैं, आप मेरी प्रोफाइल चेक करिए, हर बच्चा मेरे साथ माँ की तरह से जुड़ा हुआ है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर में काम करने वाले हरिजन हैं, धोबी हैं, वो यादव हैं, वो मेरे साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं। मुझे मेरे मित्र हैं जो इस तरह के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। किरण यादव जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कुशीनगर की, वो यादव है। मैं तो सर सबसे बड़ी बात सर, इस लड़ाई को OBC बनाम सवर्ण दिया जा रहा है क्या? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। आपकी तरफ से कोई शिवम है, वो भी कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? मैं सर उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग, हमने जब सोशल वर्क शुरू किया तो बहुत सारे लोग जुड़े मुझसे। मेरा काम था, जैसे आपने मेरी प्रोफाइल पे भी देखी होगी, किसी ने मुझसे कहा कि मैम नीरज भैया होंगे यहाँ पे, इनको बनारस में ब्लड की ज़रूरत थी, कि मैम बनारस में ब्लड की ज़रूरत है और प्लीज़ मदद कर दीजिए, एक बच्चा है जिसको कैंसर हुआ है। मेरा काम होता है कहीं भी, आप हरदोई उठा लो, आप पीलीभीत उठा लो, आप भारत के किसी कोने में उठा लो, मैं एक पोस्ट डालती हूँ कि यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है और जो भी इस ब्लड ग्रुप का है वो जाए और ब्लड डोनेट कर दे। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। शिवम भी उसी टीम का एक पार्ट था, उसने मेरे लिए बहुत सारे केसेस में, दीदी मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा। एक बार शिवम बहुत बीमार पड़ गए, कोरोना टाइम था, भी बहुत बीमार पड़, वो बहुत ही गरीब घर का बच्चा था, उसके पिताजी दरबान थे दिल्ली में, उनकी जॉब छूट गई थी कोरोना में, तो उसको डेंगू हो गया। तो एक सिंपैथी के नाते मैंने बोला कि मेरा घर आजमगढ़ में है और तुम्हारा घर बिहार में पता नहीं कहाँ का रहने वाला, पटना के साइड में कहीं का रहने वाला। मैंने कहा तुम आजमगढ़ आ जाओ, मैं गांव से रिलेट करती हूँ, मैं तुमको जो भी संभव होगा मदद करूँगी। वो यहाँ पे आया, मुझे लगता है लगभग 1.5-2 महीने रहा। उसको जो भी पपीते का वो जो भी दूध और बकरी का दूध ला के मैंने उसको खिलाया पिलाया, सही हो गया। बाद में उसकी स्थिति देखते हुए, उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्थिति देखते हुए हम लोगों ने उसके लिए पढ़ने में सर बहुत ब्रिलियंट माइंड था, बहुत तेज़ है। हम लोगों को लगा एक बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, गरीब ब्राह्मण बच्चा है। मैंने सर उसके फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, और उसकी नहीं, मैंने फाइनेंशियली बहुत लोगों की हेल्प किया है। आप विवेक पांडे से जब किसी से पूछिए। तो शिवम को भी तो वो लोग जो है ब्राह्मण लेके कुछ शब्द का प्रयोग किया जा रहा था स्वप्निल की तरफ से। मैं बताती हूँ सर, तो वो मुझे, जैसे अब मैंने किसी के लिए इतना किया है, वो मुझे माँ जैसा मानता है। वो जब भी लिखता है तो अम्मा करके लिखता है। तो इन लोगों ने, मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, लेकिन इन लोगों ने मुझे कहीं गाली दिया था, तो वो गाली का स्क्रीनशॉट किसी ने शिवम के पास भेज दिया था, और तब से शिवम उसमें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे इन लोगों ने सोशल साइट से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे पता तब चला 30 तारीख को, जबकि शिवम के साथ मेरी फ़ोटो लगा करके और बहुत ही भद्दे और बहुत ही गंदे कमेंट किए जाने लगे। मैं सर वाकई मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें किस तरह से आई हैं और इसका कारण क्या है। मेरी प्रोफाइल आप उठा लीजिए, मैंने, सर ने कहा था ना, आपने कमेंट किया, मैंने एक नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, सब अपने विचार रख रहे हैं, मैंने भी अपना एक विचार रख दिया था, नॉर्मल विचार था कि आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी एडिटेड नहीं है। और वैसे भी फेसबुक पर कुछ भी एडिट होता है तो आप चेक कर सकते हो। मैं रात में सोई, सुबह मैं उठी तो मैंने एक बार कमेंट, मेरी आदत थी कि भाई इस तरह की पोस्ट हो सकता है कोई गलत कमेंट कर दे,
उसमें बहुत सारे कमेंट थे, मैंने सारे कमेंट चेक किए और मैंने देखा कि 2 स्क्रीनशॉट लगे थे जिसमें शिखा के स्क्रीनशॉट के साथ शिखा के लिए कुछ गलत लिखा था। मैंने सर विद इन सेकेंड उस मैसेज, उस दोनों स्क्रीनशॉट को डिलीट किया। अगर मैं लाइक करती, कमेंट करती, तो मैंने उस स्क्रीनशॉट को डिलीट क्यों किया होता? एक बार मैं मान सकती हूँ कि जल्दीबाजी में, घबराहट में हो सकता है कि डिलीट करते समय उसका लाइक टच हो गया हो, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने ऐसा किया होगा। अगर कोई मुझे इसका प्रूफ दे दे, स्क्रीनशॉट मुझे दे दे कि आपने लाइक किया है, आपने हार्ट की इमोजी भेजी है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। हो सकता है भाई मैं सो के उठी थी 5 बजे बहुत जल्दीबाजी में, हम लोग टीचर्स फैमिली से हैं, मेरे छोटे से 2 बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने जल्दी में डिलीट किया। लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि अगर मुझे उसको लाइक करना होता तो मैंने उसको डिलीट क्यों किया होता? विद इन सेकेंड वो चीज़ें जैसे ही मेरी नज़र में आई, वो 2-3 बजे का जो भी कमेंट रहा होगा और मैंने उसको डिलीट किया। मैं यहाँ तक पढ़ भी नहीं पाई कि वो स्क्रीनशॉट लगाया किसने था, और वो मुझे लगता है वो झूठ है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं खुद के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं कभी किसी को ऐसा कोई काम ना करूँ कि वो हर्ट हो। आप शहर में किसी से पता करिए। तो घटना कहीं करना क्या पहलगाम जो घटना हुई उसको लेकर भी था क्या कि ये लोग कुछ ऐसा कुछ लिख रहे थे जिससे आपको ऑब्जेक्शन था या कुछ? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन। आप शिखा के वॉल पे चेक करिए, मेरा कहीं कोई लाइक, कहीं कोई कमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये भी आरोप लगे कि एंटी हिंदू और एंटी नेशन कुछ ऐसा कमेंट कर रही थी, इस तरह के, जिसको लेके आपके पक्ष के लोगों को एतराज था। मैं चाहती हूँ सर कि अगर मैंने कहीं कुछ भी लिखा है तो आप मुझे, इन लोगों ने जो मेरे लिए लिखा है, मैंने लगभग 100 पेज के स्क्रीनशॉट दिए हैं साइबर में, मैंने अगर एक भी कुछ लिखा है वो मुझे आप लोग दिखाओ तो मैं मानूंगी कि मैं गलत हूँ। मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा है। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद के लिए करती हूँ। अच्छा, इस लड़ाई का अंत कहाँ है? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? दोनों लोग समझौते की भूमिका में है या देखिए सर, समझौता तब होता है जबकि दोनों लोगों की गलती होती है। आप बताइए, अगर मैं सही हूँ और आप मुझसे कहें कि आप समझौता कर लो, तो फिर मुझे तो कुछ समझ में, मेरे समझ की बाहर की चीज़ है। ही मैसेज आया कि समझौते के मूड में दूसरा कल कुछ लोग आए थे। कल जो मेरी अभी मैं कल तक ठीक थी, लेकिन कल जो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वाकई में बहुत प्रॉब्लम में हूँ। वो मुझे खुद यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। कल कुछ लोग आए और उन लोगों ने एकदम से प्रेशर बनाया कि आप समझौता कर लीजिए, ये सब चीज़ें करने की कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं गलत, एक पॉइंट गलत हूँ तो मैं समझौता कर लूँ। समझौता करने के लिए सर दोनों की गलती होनी चाहिए ना, कि मैंने यहाँ गलत किया, आपने यहाँ गलत किया, चलो दोनों अपनी गलती माफ़ कर लेते हैं। आप मेरी गलती मुझे ला के दी, कोई वैमनस्यता नहीं है सर। आप मेरे विषय में पूरे शहर में जो भी मेरे परिचित, मेरे दोस्त में, उनके साथ रहने वाले लोग, यहाँ तक कि शिखा तक से पूछिए मेरा नेचर। मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी गलत कमेंट नहीं किया, कभी मतभेद नहीं किया। डॉक्टर ने क्या बताया? सर डॉक्टर ने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं डिप्रेशन से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कार्डियक की कोई दिक्कत है? हाँ सर, कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। आप अब जो भी सर, वो लोग मुझे नहीं कुछ बताएंगे। जो भी होगा आप पंकज सर से बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि जो भी अगर होगा तो आप मुझसे बात करा दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूँगा। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी महिला के सम्मान के साथ, एक महिला होकर के महिला सम्मान इस तरह की चीज़, महिला के सम्मान के साथ उनको बहुत अश्लील कमेंट किए गए और नहीं तो सर जान से मारने की धमकी दी गई, रेप करने की धमकी दी गई। सर जिसने कमेंट किया आप उनको FIR करा के उनको फांसी पे लटका दो। वो चाहे वो सत्या हो, जिनका उन्होंने नाम लिखा है, शिवम हो, और पता नहीं किसका जो भी हो, आप उन पे कार्रवाई करो, आप उनको सज़ा दिलवाओ। मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, आपका उसके लिए कोई लेना देना नहीं? मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो सब ने उनको सबको बुला लो सर, आप लोग सबको बुलाओ। अगर कोई व्यक्ति एक बार ये कह दे कि हमने ये प्रज्ञा दीदी के कहने पे किया है, तो सर वो लोग जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस मैटर। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।